नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के सामने एक नई कहानी। कहानी का नाम है धोखा भाग 2। जब बेटे बहू ने धोखे से छीना बुरे माँ बाप से घर, तो बुरे बाप ने सिखाया बेटे को सबक। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती हैं ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जय और हेमा अपने नए घर में खुशी खुशी रह रहे थे, इस चिंता के बिना कि आज धीरज जी और मधु जी तीर्थ यात्रा से वापस आएंगे तो क्या होगा। आज रात धीरज जी और मधु जी तीर्थ यात्रा कर कर जब अपने घर जाते तो घर की दौड़ वैर बचाते। उन्हें आने में देर हो गई थी, रात के 11 बज चुके थे। उन्होंने सोचा कि बेटे और बहू सो रहे होंगे, इसलिए वह दरवाज़ा नहीं खोल रहे और वह पुनः दौड़ वैर बचाने रखते। वह बार बार दौड़ वैर बचाते, फिर भी गेट नहीं खुलता। तब धीरज जी अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन करते, लेकिन जय का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। यह देखकर दोनों ही घबरा जाते और मधु जी कहती, अंदर सब ठीक तो होगा ना, कहीं बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया। तब धीरज जी ने कहा, तुम खामोखा चिंता करती हो, दोनों सो गए होंगे, हम फिर से ट्राई करते हैं। कहते हुए उन्होंने फिर से दौड़ वैर बचाई। तभी अंदर से राखी और हेमंत आते, मकान के नए मालिक। उन्हें देखते हुए धीरज जी कहते, आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरे बेटे और बहू कहाँ गए। तब हेमंत ने कहा, आप होश में तो हैं, यह हमारा घर है, यहाँ पर आपके बेटे बहू नहीं रहते हैं। और आप हमें बताइए कि आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, इतनी रात को हमारी नींद खराब कर दी। तब मधु जी हैरानी से कहती, यह आपका घर कैसे हो सकता है, इतने वर्षों से हम इस घर में रहते आ रहे हैं, यह हमारा घर है। और हमारे बेटे बहू जय और हेमा कहाँ हैं। तभी राखी ने कहा, जय और हेमा, उन्होंने ही तो हमें एक घर बेचा है पूरे 50 लाख में। यह सुन धीरज जी और मधु जी के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती। साथ ही दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते और फिर हेमंत से कहते, ऐसा कैसे हो सकता है, वह दोनों हमारे बच्चे हैं, हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गए, उन्होंने आपको घर बेच दिया, और कैसे, यह घर तो मेरे नाम पर है। तब हेमंत कहता, यह घर जय के नाम पर था और उसने ही मुझे यह घर बेचा है और मैंने उसे पूरे पैसे दिए, फिर अपने पिता को यहाँ पर क्यों ड्रामा करने के लिए भेजा है। इतना सुनकर मधु जी रोने लगती। तभी राखी कहती, आंटी जी, हमें नहीं पता कि क्या बात है, लेकिन अब यह घर हमारा है, मैं आपको रजिस्ट्री भी दिखा देती हूँ। कहते हुए राखी अंदर जाकर रजिस्ट्री लाती और दिखा देती, जिसे देखकर धीरज जी को सब कुछ समझ में आ जाता और वह मधु जी से कहते, आप रोइएगा मत, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, हमारे बेटे बहू ने हमें तीर्थ यात्रा पर क्यों भेजा था और उसने मुझसे उस दिन किन पेपर पर साइन कराए थे। धोखे से जय ने मुझसे इस घर के पेपरों पर साइन करा लिए और यह घर अपने नाम करा लिया और हमारे जाने के बाद इस घर को बेच दिया। अब इस घर के असली हकदार यही दोनों हैं। कहते हुए धीरज जी मधु जी को वहाँ से लेकर चले जाते। तब मधु जी कहती, आप मुझे वहाँ से लेकर तो आ गए, लेकिन हम जाएंगे कहाँ, हमारे पास तो रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है और जय हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। तब धीरज जी ने कहा, अब वह फ़ोन क्यों उठाएगा, उसे तो जो चाहिए था उसे वह मिल चुका है, हमारा बेटा धोखेबाज निकला। मधु जी, उन्होंने हमें बुढ़ापे में बेघर कर दिया, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके साथ हूँ और मेरे होते हुए आपको परेशान होने की
कोई ज़रूरत नहीं है। धीरज जी मथु जी को समझाते हुए कह रहे थे, लेकिन मथु जी की आंखों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। आधी रात को वह सड़कों पर यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। बेटे द्वारा दिए गए विनचोथ के जख्म उन्हें दर्द दे रहे थे। मथु जी को अपने बेटे से यह उम्मीद नहीं थी। उनसे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वह एक कार के आगे बीच रास्ते में बेहोश हो जाती। तभी कार मालिक कार से बाहर निकलते हुए कहता, क्या हुआ इन्हें, यह ठीक तो है ना? तभी धीरज जी कहते, बेटा हाँ ठीक है, बस तुम थोड़ा सा पानी दे दो, शायद वह बेहोश हो गई हैं। पानी के छींटे डालूंगा तो होश में आ जाएंगे। जय जी उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहते। तभी वह व्यक्ति जय जी की तरफ बड़ी गौर से देखता और ड्राइवर से पानी लाने के लिए कहता। जय जी मथु जी के मुंह पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कते। मथु जी होश में आ जाती और तभी वह व्यक्ति कहता, आप धीरज अंकल हैं ना, और आप मथु आंटी? उस व्यक्ति के मुंह से इस तरह अचानक से अपने नाम सुनकर धीरज जी और मथु जी हैरान थे और वही कहते, तुम हमें कैसे जानते हो? तब वह कहता, अंकल मैं रवि हूँ। कौन रवि? धीरज जी ने अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए कहा। तब वह व्यक्ति कहता, आपका छोटू, जो आपके घर की नौकरानी चंदा का बेटा था, जिसे पढ़ने का शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वह पढ़ नहीं पा रहा था। और जब आपने देखा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ तो आपने अपने बेटे के साथ उसका एडमिशन स्कूल में करा दिया था। इतना सुनते ही साथ धीरज जी और मथु जी खुशी से कहते, छोटू तू तो बहुत बड़ा हो गया रे, और यह कार भी तेरी है, रखता है बहुत बड़ा आदमी बन गया तू। हाँ अंकल, आपके आशीर्वाद से आज मैं एक कंपनी का मालिक हूँ और मेरी कंपनी का नाम देश और विदेश हर जगह छाया है। यह सब तो सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से हुआ है। वैसे आप दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए अंकल, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। यह सुनते धीरज जी और मथु जी की आंखों में आंसू आ जाते। उनकी आंखों के आंसू देखते हुए रवि ने पूछा, अंकल यह आंसू कैसे? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? और आपका बेटा जय कहाँ है? अब क्या था? आंखों के दबे हुए आंसू बहने रखते और धीरज जी रवि से कहते, उसने हमें धोखा दिया है और आज हम घर से बेघर हो गए। हमारा कहीं घर नहीं। आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैं कुछ समझा नहीं। धीरज जी रवि को सब कुछ बता देते। इतना कहते कहते वही रोने लगते। तभी रवि कहता, अंकल आप रोइए मत, आपका अभी एक और बेटा जिंदा है और उसके होते हुए आप बेघर कैसे हो सकते हैं? देखिए ना ऊपर वाले का करिश्मा। मैं आज ही शहर में आया हूँ ऑफिस के किसी काम से और आते ही साथ आपसे मुलाकात हो गई। शायद ऊपर वाला भी यही चाहता है कि अब आपकी सेवा करने का पुण्य मैं कमा सकूं। अंकल मेरा सब कुछ तो आपका ही है। यदि आपने मुझे पराया ना होता तो मैं आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक ना होता। आपने मुझे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, जिसके बाद मेरे अच्छे नंबर आए और मुझे स्कॉलर द्वारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला। और उसके बाद मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बड़ी कंपनी खोली, जिसमें आज मैं सक्सेस हूँ। यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से हुआ है और मेरा घर आपका ही तो है। चलिए आप मेरे साथ चलिए। रवि का इतना कहना था कि धीरज जी और मथु जी एक दूसरे की तरफ देखते हुए
मन में कहते हैं, जिस बेटे को हमने पार पोस कर इतना बड़ा किया, जो हमारा खून है वही हमें भूल गया, और जो हमारा सगा नहीं वही आज हमारे दुख में हमारे साथ है। धीरज जी और मधु जी रवि के साथ उसके घर चले जाते। रवि बहुत आदर और सम्मान से उनका ख्याल रखता। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते और एक दिन रवि धीरज जी से पूछता, अंकल जय किस कंपनी में नौकरी करता है? जब धीरज जी उसे बताते तो रवि को पता चलता है कि वही कंपनी उसकी है जिसमें जय नौकरी करता है। तब रवि कहता, अंकल जय को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। सबक सिखाना जय को बहुत ज़रूरी है, उसे एहसास कराना बहुत ज़रूरी है। उसने जो किया है वही कितना गलत है, और आपके आशीर्वाद से मैं उससे सबक जरूर सिखाऊंगा। बस इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। तब धीरज जी ने कहा, बेटा तुम सच कह रहे हो, जय को सबक सिखाना जरूरी है। और आखिर कैसे कोई बेटा अपने माँ बाप को बेघर कर सकता है? उसने जो हमारे साथ किया वह बहुत गलत है। दुनिया के किसी भी बेटे को यह करने का अधिकार नहीं। दूसरे दिन जय जब ऑफिस जाता तो मैनेजर जय से कहता, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तब जय कहता, पर ऐसे कैसे? मैंने कोई गलती नहीं की जिस वजह से मुझे नौकरी से निकाला जाए। मैं अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, फिर कैसे आप मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं? तब मैनेजर कहता, यह ऑर्डर ऊपर से आया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। किसने दिया है यह ऑर्डर? जय ने गुस्से में पूछा। रवि सर ने, जो इस कंपनी के मालिक हैं, मुझे उनसे मिलना है। तब मैनेजर कहता, रवि सर हर किसी से नहीं मिलते, पर वह कह रहे थे तुम यदि ज़्यादा जिद करो तो एक हफ्ते बाद आने की कह दो। जय वहाँ से घर आ जाता तो हेमा जय को देखकर हैरानी से पूछती, जय आज आप ऑफिस से जल्दी घर आ गए? क्यों, आज मेरे लिए कोई नया सरप्राइज है क्या? तब जय गुस्से में हेमा से कहता, तुम्हें तो खुद की ही परी रहती है, दूसरे से कुछ लेना देना तो है नहीं तुम्हें। तब हेमा पूछती, क्या हुआ जय, इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? ऑफिस में किसी ने कुछ कहा क्या? तब जय कहता, मेरी नौकरी चली गई हेमा, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, वही भी बिना गलती के। पर कैसे तुम्हें नौकरी से निकाल सकते हैं? हेमा कहती। तब जय कहता, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और चिंता इस बात की है कि अब क्या होगा। इस घर की किस्तें कैसे भरूंगा मैं, हमारे कर्ज कैसे चुकेंगे? अब मुझे कहीं और नौकरी भी नहीं मिलने वाली है। तो तुम बात करो ना कंपनी में, आखिर क्यों निकाला गया है तुम्हें नौकरी से? हेमा ने कहा। तब जय कहता, एक हफ्ते तक कुछ नहीं हो सकता, जब तक रवि सर विदेश से भारत न आ जाएं। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, यदि हमने इस घर की किस्तें जमा नहीं की तो कहीं हमें यह घर भी ना खोना पड़ जाए। शायद पापा सही कहते थे कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। मैंने गलती करती इस घर को लेकर, जो घर था वही भी हाथ से चला गया, और जो है वही भी चला जाएगा। हमारे सर से छत चली गई, हम बेघर हो जाएंगे। लगता है हमें हमारे पापों की सजा मिल रही है, इसलिए तो बिना किसी कारण के मेरी नौकरी चली जा गई। कौन से पाप की सजा? हेमा ने पूछा। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? तब जय कहता, स्वार्थी औरत, तेरी वजह से तो यह सब कुछ हुआ है। तुम ही तो हमेशा मुझसे कहती रहती थी कि मैं तुम्हारी माँ और पापा के साथ नहीं रह सकती, कुछ करो कुछ करो। तो तेरे कहने पर मैंने अपने माँ पापा को धोखा दिया, धोखे से घर अपने नाम करा लिया, और
उसे बेच दिया, उन्हें नए घर का एड्रेस भी नहीं दिया, ना जाने कहाँ होंगे। हाँ जय, तुम सही कह रहे हो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हेमा कहती। पर इसमें सिर्फ मेरी गलती थोड़ी ना है। तुम चाहते तो मुझे समझा सकते थे, लेकिन तुम भी तो मेरी बात मान गए। सच कहा तुमने, तुम तो बहू थी, लेकिन मैं तो उनका बेटा था। मुझे तो अपने माँ बाप का दर्द समझना चाहिए था। उन्हें घर से बेघर करने के पहले मैंने एक बार नहीं सोचा। सच कहते हैं लोग, ऊपर वाले की राखी में आवाज नहीं होती। आज मुझे मेरे पापों की सजा मिल रही है। मैंने अपने माँ बाप को घर से बेघर किया, तो अब यह नौबत आ गई है कि मुझे भी घर से बेघर होना ही होगा। तब हेमा कहती, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम माँ जी और पापा जी को कहीं ना कहीं दूर रहेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे। देखना, उसके बाद वही हमें माफ़ कर देंगे और शायद ऊपर वाले का कोई चमत्कार हो जाए, तुम्हारी नौकरी बच जाए। हाँ, सच कहा तुमने, हमने जो गलती की है उसके लिए हमें माँ पापा से माफ़ी मांगनी चाहिए। पर वही कहाँ होंगे, हमें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं। इसी तरह एक हफ्ता निकल जाता और एक हफ्ते बाद जय फिर से अपने ऑफिस जाता और रवि से मिलता तो कहता, सर मैंने कोई गलती नहीं की और आपने मुझे पहले से कोई नोटिस भी नहीं दिया, तो इस तरह मुझे अचानक से नौकरी से क्यों निकाला गया। तब रवि कहता, तुमने वही गलती की है जिसकी कोई सजा नहीं होती। तुमने गलती नहीं, अपराध किया है। ऐसी कौन सी गलती करती सर मैंने, जो इस तरह आपने मुझे अचानक से नौकरी से निकाल दिया। आप जानते हैं इससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तब रवि कहता, वही तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे माँ बाप का अपमान किया है, उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी ना। तब जय कहता, सर मुझे तो पता भी नहीं आपके माताजी और पिताजी कौन हैं, तो मैं उनका अपमान कैसे कर सकता हूँ। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैं अपने से बड़ों का बहुत सम्मान करता हूँ। तब रवि धीरज जी और मथु जी को अंदर बुलाते हुए कहता है, माँ पापा अंदर आइए। जब मथु जी धीरज जी अंदर आते तो जय उन्हें देखकर हैरान रह जाता और वही कहता, माँ पापा आप यहाँ, और उनसे माफ़ी मांगने लगता। माँ पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माँ पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। आप नहीं जानते कि मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और रवि की तरफ देखते हुए कहता, सर यह तो मेरे माँ पापा हैं, आपने इन्हें अपने माँ पापा क्यों कहा। तब रवि जय को सब कुछ सच सच बता देता और कहता है, इनकी वजह से आज मैं इस पोजीशन पर पहुंचा हूँ। इनके ही आशीर्वाद से मुझे मौका मिला है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। अरे तुम तो खुश नसीब हो कि तुमने इतनी अच्छी माँ की कोख से जन्म लिया है। इतने अच्छे पिता हैं तुम्हारे, और तुमने इन्हें धोखा दिया सिर्फ कुछ लालच के कारण। तभी जय हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर कहता, माँ पापा मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब धीरज जी कहते, हर गलती की माफ़ी नहीं होती बेटा, तुमने गलती नहीं की, हमें धोखा दिया है और इसकी सच्चाई यही है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और कहानी पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती हैं ऐसी कहानियाँ देखने के लिए। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।